नमस्कार। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमेशा कहते हैं कि वे सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक हैं, बाद में कुछ और। मैं भी संघ के प्रचारक से भारत के प्रधानमंत्री बनने की उनकी उपलब्धि को बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मानता हूं। प्रचारक से प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बने थे, मगर हर मायने में नरेंद्र भाई ने जो हासिल किया वो अटल जी से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए कि अटल जी तो अटल जी थे। जुगाड़ू सरकार का मुखिया बनाने के लिए उनकी पालकी लोग अपने कंधों पर खुशी खुशी लाद कर रायसीना पहाड़ी तक ले गए थे। नरेंद्र भाई तो लोगों के कंधों पर जबरन लदकर रायसीना पहाड़ी पहुंचे हैं। एक प्रचारक और दूसरे प्रचारक का ये फर्क सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए आज के चुनावी दौर में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और नरेंद्र भाई मोदी के बीच के रिश्तों की मधुरता ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर भीतर से कैसी है। 2014 में जब नरेंद्र भाई अपने आसपास के तमाम सहयोगियों को कुचलते हुए, दंदनाते हुए रायसीना की पहाड़ी पर चढ़े थे, तो ये माहौल बन गया था कि जो हैं वे ही हैं। तब याद कीजिए कि चुनावी नतीजों के 2 महीनों के भीतर ही भागवत जी ने सार्वजनिक तौर पर क्या बयान दिया था। भागवत जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली है, इसे किसी व्यक्ति विशेष की विजय मानना ठीक नहीं है। इसके बाद ऐसे कई मौके आए जब भागवत जी और नरेंद्र भाई के बीच तनातनी, खटपट खुलकर सामने आई। आरएसएस के राजनीतिक मंच भारतीय जनता पार्टी की नहीं, नरेंद्र भाई और अकेले नरेंद्र भाई की सरकार के पहले कार्यकाल का पहला बरस पूरा हुआ तो भागवत जी ने प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को प्रगति रिपोर्ट के साथ हाजिर होने को कहा। नरेंद्र भाई जाहिर है कि बहुत कुनमुनाए, कोशिश की कि भागवत जी अपना ऐसा प्रभुत्व स्थापित न कर पाए, गोया वे सर्वे सर्वा हैं और नरेंद्र भाई उनका खड़ाऊ राज चला रहे हैं। मगर सितंबर 2015 के पहले सप्ताह में आरएसएस ने दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार के राजकीय भवन मध्यांचल में 3 दिनों तक मोदी सरकार के मंत्रियों को एक एक कर तलब किया और उनसे अपने अपने मंत्रालयों की विस्तृत रिपोर्ट ली। आखिरी दिन आखिरकार नरेंद्र भाई को भी मन मारकर भागवत जी के सामने अपनी फाइलें लेकर पेशी देने पहुंचना पड़ा। आरएसएस के 15 सहयोगी संगठनों के प्रमुखों ने नरेंद्र भाई से कई मसलों पर जवाब तलब किए। नरेंद्र भाई को इसमें जाहिर है कि अपनी ऐसी हेठी लगी कि लगता है उन्होंने तभी ठान लिया कि वे आरएसएस की प्रभुता में काट छांट करेंगे और खुद उसके मातहत काम करने के बजाय आरएसएस को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाएंगे। अगले ही दिन लगता है कि उन्होंने इस योजना पर अमल शुरू कर दिया। नतीजा जो निकलना था निकला। वो दिन है और आज का दिन। फिर कभी आरएसएस प्रमुख ने नरेंद्र भाई और उनके मंत्रियों को प्रगति रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस सालाना आयोजन के अंकुरों की भ्रूण हत्या 2015 के फौरन बाद ही हो गई। तब से अब तक नरेंद्र भाई आरएसएस की उच्च मध्यम और मध्यम कतार को भागवत जी के साये से बाहर खींचने की सफल बिछाने में लगे रहे और भागवत जी अपने भरोसेमंद हमजोलियों के साथ उसकी असफल काट करने में सीना बहाते रहे। 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित की गई भारतीय जनसंघ तो करीब करीब आरएसएस की थी, लेकिन 1980 में जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुई तो पहली बार उसकी भूमिका एक तरह से आरएसएस के राजनीतिक विशेष कर्तव्यस्थ गोष्ठ की हो गई।
यानी एक तरह से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तब से 34 साल तक यानी 2014 तक आरएसएस का बुनियादी दमखम क्या था? आरएसएस का बुनियादी दमखम सिर्फ ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी का पितामह है और भाजपा उससे पूछे उसके कहे बिना कुछ नहीं करती है। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद इस एहसास का सुख आरएसएस से छीन लिया। उन्होंने भले ही संघ के बुनियादी एजेंडे को बहुत आक्रामक तरीके से लागू करने का काम किया, लेकिन यह संदेश एकदम साफ रखा कि जो कर रहे हैं वे खुद कर रहे हैं, किसी आरएसएस या किसी मोहन जी के डंडे के डर की वजह से नहीं कर रहे। नरेंद्र भाई इस बीच आरएसएस काडर के एक बड़े वर्ग को तरह तरह की विधियां अपनाकर सीधे अपनी तरफ खींच चुके थे। संघ के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर अपने अविचल समर्थकों की नियुक्ति कराने में भी वे कामयाब हो गए थे। बाकी सबको तो ठीक, मगर आरएसएस तक को अपनी मुट्ठी में भींच लेने का उनका ये रवैया संघ के कई पुराने जीवन दानियों को रास नहीं आ रहा था। नरेंद्र भाई के मैं वाद ने संघ के एक बड़े तबके को मन ही मन धीरे धीरे उनसे दूर कर दिया। आज यही दूरी, यही अनमनापन 2024 के चुनाव में नरेंद्र भाई की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। पिछले 2-3 महीनों में मैंने संघ के जितने पुराने ठोस और पारंपरिक स्वयंसेवकों को कांग्रेस की उम्मीदवारी के लिए कोशिश करते देखा, मैं अवाक था। उनमें ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक दौर में उसके सांसद रह चुके थे। वे अपने अपने इलाकों के बेहद आदरणीय लोग थे। उनकी व्यथा मुझसे देखी नहीं जाती थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत बीच बीच में नरेंद्र भाई की कार्यशैली से अपनी ठोस असहमति के संकेत काफी पहले से दे रहे थे। 2018 की फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा हूं। उसके चंद हफ्तों बाद अप्रैल की शुरुआत में संघ प्रमुख ने पुणे में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह में कह दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसे नारे राजनीतिक जुमले हैं और ये संघ की भाषा नहीं है। हम किसी को छांटने की भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 साल पहले 2022 के जून के पहले हफ्ते में नागपुर में आरएसएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। तब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देश भर में जानबूझकर जोरों पर था और प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे सारे नेता उसे गर्म बनाए हुए थे। लेकिन भागवत जी ने प्रशिक्षण शिविर में खुलकर कहा कि ज्ञानव्यापी एक इतिहास है। ज्ञानवापी विवाद में आस्था के कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। भागवत जी आगे बोले कि रोज एक नया मामला क्यों निकालना, हमको झगड़ा नहीं बढ़ाना, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। इससे ज्यादा इशारा भागवत जी और क्या करते। इसके 2.5-3 महीने बाद सितंबर 2022 में संघ प्रमुख खुद चलकर दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंच गए और ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष उमर अहमद इलियासी से मिले। खान पान और पहनावे के आधार पर राष्ट्र विरोधियों और राष्ट्रवादियों की पहचान करने के उस दुराग्रही दौर में 22 सितंबर की इस मुलाकात ने आरएसएस और भाजपा के बीच समीकरणों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। मगर भागवत जी के इन संकेतों को लेकर नरेंद्र भाई चिकने घड़े बने रहे। सो अब अगर नरेंद्र भाई की चुनावी मुसीबत के वक्त संघ ने भी चिकने घड़े का जामा ओढ़ लिया है तो कसूर किसका है? नरेंद्र भाई उम्र में मोहन जी से 6 दिन छोटे हैं। मोहन जी उम्र में नरेंद्र भाई से 6 दिन बड़े हैं। तो नरेंद्र भाई को यह तो मालूम होना ही चाहिए था कि बड़ा तो बड़ा ही होता है। चूंकि बड़े को उन्होंने बड़ा समझा नहीं, इसलिए 2024 के इन चुनावों में उनको पहले से कुछ भिन्न दृश्य
शायद देखने को मिल रहे। सिंहासन 32 के इस अंक में मैंने आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों के ताजा समीकरणों की बात बताई। अगले अंक में कल फिर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।